नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज प्लॉट के विशेष कार्यक्रम द पॉलिटिकल प्लॉट में। आज भी हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों की। अब तक हमने यहाँ के पार्टियों और मुद्दों के बारे में बात की है, लेकिन आज हम थोड़ा अलग हट के बात करेंगे कुछ सीटों की, खासकर उन सीटों की जो कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं भूपेंद्र हुड्डा की सीट गढ़ी सांपला से। गढ़ी सांपला सीट को साल 2009 के बाद से गढ़ी सांपला किरोई के नाम से जाना जाता है। यह सीट शुरू से ही कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है और साल 2005 के बाद से लगातार भूपेंद्र हुड्डा ही यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। साल 2009 में उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने 72,000 वोटों से यह सीट जीती और उनके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, यानी जो दूसरे स्थान पे रहे थे, उनके भी जमानत जब्त हो गई थी। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस सीट पे कितना दबदबा रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी पहली बार इस सीट पे दूसरे नंबर पर रही और उसके प्रत्याशी सतीश नांदल को करीब 40,000 वोट मिले थे। ये इस सीट पर किसी भी दूसरे नंबर पर है प्रत्याशी को मिला सबसे ज्यादा वोट था। लेकिन उसके बावजूद इस बार बीजेपी ने सतीश नांदल को टिकट नहीं दिया है और उनकी जगह मंजू हुड्डा को चुनाव में उतारा गया है। मंजू हुड्डा के सामने जो मुख्य चुनौती है वो ये है कि वो सतीश नांदल को मिले 40,000 वोट से आगे की सीमा पार करें और जीतना तो उनके लिए लगभग असंभव ही है। इस सीट पे एक और लड़ाई चल रही है, वो चल रही है INLD और भाजपा के बीच दूसरे स्थान पे आने की। तो दिलचस्प बात ये रहेगी कि इस सीट पे दूसरे नंबर पे कौन आता है और भूपेंद्र हुड्डा के और कांग्रेस के इस सीट को जीतने की संभावना 100% है। अब बात करते हैं गन्नौर सीट की, जो सिरसा जिले में है और कांग्रेस के लिए एक और महत्वपूर्ण सीट है। यह सीट 2009 में ही बनी थी और 2009 और 2014 में कुलदीप शर्मा ने यह सीट जीती थी कांग्रेस के लिए। लेकिन 2019 में बीजेपी की निर्मल लाडी ने चमत्कार करा और कुलदीप शर्मा को करीब 10,000 वोटों से हरा दिया। उसके बावजूद बीजेपी ने इस बार निर्मल रानी का टिकट काट दिया है और यहां से देवेंद्र कौशिक को टिकट दिया गया है। अब देवेंद्र कौशिक के बारे में थोड़ा जानते हैं। देवेंद्र कौशिक बीजेपी के सोनीपत के पूर्व सांसद रमेश कौशिक के भाई हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सोनीपत से रमेश कौशिक का टिकट काट दिया था और उनकी जगह मोहनलाल बडाली को टिकट दिया था, जो मामूली अंतर से ये सीट हार गए। अब देवेंद्र कौशिक को सीट देना ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की बीजेपी की कोशिश है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं, तो कौन कितना वोट पाएगा वो अभी देखना बाकी है। लेकिन कुलदीप शर्मा की अपनी छवि कुछ खास चाक चौबंद नहीं है, इसीलिए बीजेपी अभी भी इस सीट में मुकाबले पे है। अब गन्नौर सीट क्यों महत्वपूर्ण है इस बारे में बात कर लिए। जहां गढ़ी सांपला सीट कांग्रेस के अपना वर्चस्व बनाए रखने के बारे में, वहीं गन्नौर ऐसी सीटों में है जहां कांग्रेस वापसी कर सकती है। तो अगर कांग्रेस को यह चुनाव जीतना है तो उसे वैसी सीटें जीतनी पड़ेगी जहां वह वापसी कर सकती है। इस लिहाज से गन्नौर महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ कांग्रेस के जीतने की संभावना अभी 60% है। अब बात करेंगे जुलाना सीट की, जो एकाएक चर्चा में आ गई है। हालांकि पहले यह काफी लो प्रोफाइल सीट हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दिया वैसे ही यह सीट काफी चर्चा में आ गई। फिर भी कांग्रेस के लिए यह कभी एक आसान सीट नहीं रही है। पिछले 60 सालों के हरियाणा के चुनावी इतिहास में कांग्रेस सिर्फ 2 बार ये सीट जीत सकी है। पिछले चुनाव में जेजेपी के अमरजीत ढांडा ने इस सीट जीती थी और कांग्रेस को इस सीट पर मुश्किल से 10,000 वोट मिले थे। पिछली बार बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। अब इस चुनाव की बात करें तो एक और जहां कांग्रेस की पोस्टर गर्ल विनेश फोगाट चुनाव में है, वहीं जेजेपी के टिकट पे अब अगर इस चुनाव की बात करें तो एक और जहां कांग्रेस की पोस्टर गर्ल विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है, वहीं जेजेपी ने फिर से अमरजीत ढांडा को ही टिकट दिया है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदला है और कैप्टन योगेश बैरागी को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है। इन्हें लोग अभी प्रत्याशी मैदान में हैं, तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि जाट वोट अगर 3 खेमों में बट गए तो उसका प्रत्याशी आगे निकल पाएगा, लेकिन इसकी संभावना काफी कम लगती है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी का जो थोड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ था वो इस कारण से हुआ था कि परमजीत सिंह ढल, जो पहले इन्होंने जो प्रत्याशी हुआ करते थे, भाजपा में शामिल हो गए थे। इस बार ढल का टिकट काट दिया गया है, तो उनके समर्थक भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। वैसे इस सीट पे कांग्रेस के जीतने की संभावना 55% है और जादू यहाँ विनेश का चल रहा है, कांग्रेस की भूमिका थोड़ी कम है। अब बात करेंगे नलवा सीट की। गन्नौर की तरह यह सीट भी 2009 में ही बनाई गई थी और यहाँ अब तक 3 चुनाव हुए हैं। इन 3 चुनाव में रणधीर सिंह गंगवा 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं और 1 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। पिछली बार जब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे तो बीजेपी ने उनको बड़ा मान सम्मान दिया और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दे दिया, लेकिन इस बार गंगवा का टिकट ही कट गया है। तो
वो अब ना कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ना भाजपा के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इस सीट पे अनिल मान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने रणधीर पनिहार को टिकट दिया है, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो कांग्रेस के लिए ये सीट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि नलवा उन सीटों में है जो कभी भी इसका गढ़ नहीं रही है। अगर कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें जीतनी है तो नलवा जैसी सीटें जीतनी जरूरी है, और इस सीट पे कांग्रेस के जीतने की संभावना 60 से 65% के बीच है। अब बात करेंगे तोशाम सीट की। यह एक ऐसी सीट है जो भाई बहन के बीच की लड़ाई के लिए फेमस हो गई है। यह सीट 1967 से ही बंसीलाल परिवार का गढ़ रही है। एक चौधरी धर्मवीर सिंह ही ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने 3 बार बंसीलाल परिवार के सदस्यों को हराया है। 2005 से किरण चौधरी ये सीटें जीत रही थी, लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीतती थी। इस बार चुनाव के ठीक पहले उन्होंने पाला बदला है और भाजपा में शामिल हो गई हैं और उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। उनकी जगह उनकी बेटी श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही हैं, जो पहले महेंद्रगढ़ सीट से सांसद हुआ करती थी। अब कांग्रेस ने भी इस सीट पर नया दांव खेला है। बंसीलाल के दूसरे बेटे के बेटे यानी कि श्रुति चौधरी के चचेरे भाई को इस सीट से उतार दिया है। यहाँ लड़ाई श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी के बीच है और मुकाबला परिवार के अंदर ही है। लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि अनिरुद्ध चौधरी के पिता किसी और सीट से पहले ही विधायक है कांग्रेस के टिकट पे, तो और आम मतदाताओं का यह कहना है कि अनिरुद्ध का परिवार पहले ही एक विधायक अपने पास रखता है, तो ये दूसरी सीट क्यों दी जाए। तो कांग्रेस और भाजपा के लिए यह सीट जीतने की संभावना 50-50%। लेकिन कांग्रेस के लिए यह सीट जीतनी इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको ये साबित करना है कि इस सीट पर जो वोट पिछले 30 साल से कांग्रेस को मिल रहा था वो कांग्रेस का वोट है, बंसीलाल परिवार का वोट नहीं है। अब बात करेंगे भवानी खेड़ा सीट की। यह सीट भी पहले उतनी हाई प्रोफाइल नहीं रही है और कांग्रेस के लिए मुफीक सीट भी नहीं रही है। यहाँ से सिर्फ रामकिशन फौजी ही कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीत सके हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बार भी यहाँ मुकाबला दिलचस्प बना दिया है और उन्होंने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान रहे प्रदीप नरवाल को टिकट दिया है। दूसरी ओर भाजपा की तरफ से बिशंबर सिंह ने यह सीट 2009 और 2014 में भी जीती थी। अब इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है और उनकी जगह कपूर वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। बीजेपी की मुख्य चाल ये है कि कपूर वाल्मीकि के बहाने गैर जाट मतदाताओं को एकजुट किया जाए। चूंकि प्रदीप नरवाल की अपनी इमेज काफी बड़ी है और बिशंबर सिंह के समर्थक मतदाता बीजेपी के साथ आने से हिचक रहे हैं, इसलिए इस सीट पे भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी होती जा रही है और कांग्रेस की इस सीट की जीतने की संभावना 65% से ज्यादा की है। अब बात करेंगे जाट बहुल महम विधानसभा क्षेत्र की। वैसे तो महम कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा सुर्खियों में रहा है। लेकिन 1990 में यह तब बड़ी सुर्खियों में रहा था जब ताऊ देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के टिकट पे आनंद सिंह डांगी उनके सामने थे और इस चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इतनी बड़ी हिंसा हुई थी कि टीएन सेशन ने 2 बार इस चुनाव को रद्द किया और बीपी सिंह को ताऊ देवीलाल से यह कहना पड़ा कि अपने बेटे ओम प्रकाश को समझा लो, और यही ताऊ देवीलाल और बीपी सिंह के बीच खटास का कारण भी बना। तो खैर ये तो पुरानी बात थी। उसके बाद से आनंद सिंह डांगी इस सीट से 4 बार विधायक रहे हैं और इनेलो कार्यकर्ताओं के आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए वो मशहूर रहे हैं। अब वो काफी बूढ़े हो चुके हैं और इसीलिए पिछले चुनाव में बलराज कुंडू ने निर्दलीय ये सीट जीत ली थी। इस बार आनंद डांगी के बेटे बलराम डांगी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आनंद सिंह डांगी हर जगह यही कह रहे हैं कि भैया ये अंतिम चुनाव है मेरा, इस बार वोट दे दो, आगे का तो बलराम ही देखेगा। भाजपा इस सीट पे कभी भी ताकतवर नहीं रही है और मुख्य लड़ाई जो है वो बलराज और बलराम के बीच ही है। लेकिन कांग्रेस के सामने एक दिक्कत यह है कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भाजपा मुख्य मुकाबले से ही बाहर है। फिर भी चूंकि कांग्रेस की तरफ से एक जाट मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया है, इसीलिए ये जाट बहुल क्षेत्र कांग्रेस के साथ ही जाएगा। और अगर ये सीट कांग्रेस के साथ नहीं जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। अभी तत्काल के लिए इस सीट पे कांग्रेस की जीतने की संभावना 70% से ज्यादा। अभी तक हमने जिन सीटों की बात की है वे उत्तर एवं मध्य हरियाणा में हैं, जो भाजपा के लिए विशेष प्रभाव का क्षेत्र नहीं रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में दक्षिण हरियाणा में बीजेपी का प्रभाव काफी बढ़ा है, लेकिन फिर भी इस इलाके की एक सीट महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस के लिए रेगिस्तान में नखरिस्तान का काम कर रही है। राव धन सिंह यहाँ पिछले 5 में से 4 चुनाव जीत चुके हैं और एक ही चुनाव हारे थे साल 2014 में। राव धन सिंह के मुकाबले
भाजपा के रामविलास शर्मा यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार रहे थे। वे 1982 से 2000 तक जब भाजपा का इस राज्य में कोई नामलेवा भी नहीं था, इस सीट से विधायक रहे और फिर 2014 से 2019 तक भी इस सीट से विधायक रहे। पिछले 5-6 चुनावों का नतीजा यही रहा है कि राव धन सिंह पहले नंबर पे या रामविलास शर्मा दूसरे नंबर पे, रामविलास शर्मा पहले नंबर पे और राव धन सिंह दूसरे नंबर पे रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस सीट पे समीकरण बदलने की कोशिश करी है और रामविलास शर्मा का टिकट काट दिया गया। रामविलास शर्मा बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं और हालात ये थी कि बीजेपी के आधिकारिक कैंडिडेट की घोषणा होने से पहले ही रामविलास शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया था। इसके बाद काफी मान मनोबल के बाद रामविलास शर्मा ने अपनी उम्मीदवारी वापस तो ले ली है, लेकिन उनके समर्थक घर ही बैठे रहेंगे। अब इस सीट पे बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर है। अहिरवाल क्षेत्र में वे भी एक बड़े नेता माने जाते हैं, यादवों के बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी इस सीट पे बीजेपी को जितवाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। फिलहाल इस सीट पे कांग्रेस के जीतने की संभावना 90% से ज्यादा की है। अब बात करेंगे पटौदी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र की, जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में आती है। यह सीट कांग्रेस के लिए उतनी माफिक नहीं रही है और पिछले 3 चुनाव में वो ये सीट हार चुकी है। पिछले 2 चुनाव में ये सीट बीजेपी के पास रही। 2014 में यहाँ से बिमला चौधरी जीती थी और 2019 में सत्यप्रकाश जरवाता इस सीट से जीते थे। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने यहाँ भी खेला किया है और बिमला चौधरी को वापस मैदान में उतारा है। कांग्रेस के लिए यह सीट जितना महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर वो ये सीट जीतती है तो दक्षिण हरियाणा में गैर जाटा दलितों के बीच पैठ बढ़ाने में उसको मदद मिलेगी। अगर कांग्रेस को बीजेपी के आधार क्षेत्र में बड़ी सेंध लगानी है तो यह सीट जीतना उसके लिए जरूरी है। अब बात करेंगे दक्षिण हरियाणा की एक और सीट पलवल की। यहाँ पे पार्टियां मायने नहीं रखती, विधायक मायने रखता है, खासकर करण सिंह दलाल। करण सिंह दलाल इस सीट से 5 बार 4 अलग अलग पार्टियों के टिकट पे चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा के दीपक मांगला ने उनको 28,000 वोटों के अंतर से ये सीट हरा दी थी। लेकिन इस बार भाजपा ने यहां से दीपक मांगला का टिकट काट के गौरव गौतम को उम्मीदवार बनाया है। अब मामला दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि दीपक मांगला ही एकमात्र उम्मीदवार रहे हैं जिन्होंने इस सीट पर बीजेपी के लिए कोई ज्यादा वोट बटोरे हैं। 2014 में वो हार जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने काफी वोट लाए थे और पहले नंबर पर है करण सिंह दलाल से सिर्फ 5600 वोट से पीछे थे। तो ऐसी हालत में इस सीट से प्रत्याशी बदलना बीजेपी के लिए कितना मुफीद होगा अभी हम कह नहीं सकते। कांग्रेस ने इस सीट से एक बार फिर से करण सिंह दलाल को ही टिकट दिया है और इसी कारण से कांग्रेस द्वारा यह सीट जीतने की संभावना बढ़ गई है। इस समय कांग्रेस की इस सीट को जीतने की संभावना 70% से थोड़ी ज्यादा है। तो आज के द पॉलिटिकल प्लॉट में इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे उन 10 सीटों के बारे में जो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।